जब मेरी बुआ लंदन से लौटी तो उनके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। वो हमेशा सख्त लहजे में बात करती थी, मगर उस दिन जब वो पापा के सामने बैठी तो उनकी आवाज में एक नरमी थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। पापा रोज की तरह मजदूरी करके घर लौटे थे। वो मिट्टी में सने कपड़े पहने हुए थे और उनकी थकान आंखों से ही झलक रही थी। जैसे ही उन्होंने बुआ को देखा तो हाथ झाड़कर साफ कर लिए और फिर जमीन पर बैठ गए। बुआ ने अपना गला खकारा और बोली, भैया देखो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कल हो या ना हो। मेरी एक ख्वाहिश है जो अब तक मेरे दिल में दबी रही है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू कोई और नहीं तुम्हारी बेटी बने। पापा की आंखों में ये सुनते ही चमक आ गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ ने चूल्हे से हाथ खींचकर बुआ को हैरत से देखा। बुआ ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है। अपने बेटे के लिए तो मैं बस ऐसी ही बहू चाहती हूँ। मैं चुप रही। अंदर एक अजीब सा शोर मच रहा था, लेकिन बाहर एक शब्द भी नहीं निकल सका। कुछ दिनों में बात आगे बढ़ गई। मेरी बुआ के बेटे जो लंदन में रहते थे, उनके वीजा और कागजात की बातें हुई। शादी की तारीख भी तय कर दी गई, लेकिन विदाई के बारे में बुआ ने साफ तौर पर कहा, विदाई तो उसी दिन होगी जब उसका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ तैयार हो जाएगा। मैं अपनी बहू को फिर सीधा लंदन लेकर जाऊंगी और दुल्हन बनाकर ले जाऊंगी। सबको ये बात बहुत अच्छी लगी। हमारे जैसे गरीब लोग जो दिन भर की दिहाड़ी में अपना गुजारा करते हैं, उनके लिए ये सब कुछ एक सपने के जैसा था। माँ दिन रात प्रार्थना करने लगी। मोहल्ले की औरतें जलन से देखने लगीं। सब कहने लगे, अरे किस्मत तो देखो इस लड़की की, दुल्हन बनकर सीधा लंदन जाएगी। शादी के बाद सब कुछ बदल गया था, लेकिन एक अजीब एहसास हो रहा था। जब शादी की एक एक रस्म निभाई जा रही थी और मैं अपने पति के साथ फेरे ले रही थी, तो मेरे दिल में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर मेरे चेहरे पर खामोशी थी। फिर कई दिन गुजर गए और बुआ ने कहा कि अब हम तुम्हें विदा करके ले जाएंगे। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। पापा कुछ दिन बीमार हो गए, शायद इसलिए कि मैं पहली बार हमेशा के लिए उनसे अलग हो रही थी। वो भी इतनी दूर जा रही थी, मगर मेरी बुआ ने सब कुछ संभाल लिया था। वो दवा लाई, मेरे पास बैठी और मेरी छोटी बहन के लिए चॉकलेट भी लेकर आई। शादी का प्रोग्राम बहुत ही साधारण रखा गया था। मोहल्ले से बस कुछ ही औरतें आई थीं। बुआ ने मुझे खुद ही तैयार किया था। सुर्ख लाल रंग का जोड़ा, हल्का सा मेकअप और एक छोटी सी सोने की गले की चेन जो मेरे गले में पहना दी गई। ये मेरी पहली कमाई थी, मैंने अपने लिए रखी थी, मगर अब ये तुम्हारे नसीब की निशानी है। बुआ ने कहा। विदाई की बजाय हमें बुआ के घर जाना हुआ। एक नई दुनिया में कदम रखने के जैसा था। वहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक ढंग से था। एक कमरा जो खास मेरे लिए तैयार किया गया था, सफेद पर्दे, खुशबूदार मोमबत्तियां और बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां। पहली रात मेरी बुआ मेरे साथ ही रही। वो मेरे सिरहाने बैठी, मेरे बालों में उंगलियां फिराती रहीं और पुरानी बातें करती रहीं। मेरी माँ भी मुझे ऐसे ही सुलाती थी, बालों में उंगलियां फिराते फिराते। वो मुझे बहुत प्यार देती थी। दूसरी रात जब मैंने उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि मैं अकेले भी सो सकती हूँ, तो वो मुस्कुराकर बाहर चली गईं। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को देखती रही। एक अनजान पति, एक नया घर और एक देश जो मेरे करीब आ रहा था, मगर इन सब में एक खामोशी थी, एक खालीपन। तीसरी रात उनका फोन आया। मैं कमरे में बैठी थी। बुआ ने कॉल की और कहा, बात करो, वो तुमसे खुद बात करना चाहते हैं। मैंने फोन को कान से लगाया। हेलो जी, नमस्ते, मैंने धीरे से कहा। तुम ठीक हो? उनकी आवाज में जज्बात नहीं थे, बस एक फॉर्मेलिटी सी महसूस हो रही थी। जी। फिर कुछ देर की खामोशी रही। बस कुछ दिनों में सब कुछ तैयार हो जाएगा, फिर हम लंदन में मिलेंगे, ठीक है, मैंने कहा और फोन बंद हो गया। ये मेरी पहली और आखिरी कॉल थी उनसे। चौथी रात मेरी बुआ ने कहा, बेटी आज चेकअप है, इसलिए जल्दी निकलना होगा। लंदन जाने से पहले सारी डॉक्टरी रिपोर्ट्स जरूरी होती हैं। सुबह सवेरे मैं तैयार हुई। बुआ ने खुद मेरे कपड़े निकाले और उन्हें अच्छे से रखने में मेरी मदद भी की। फिर हम रिक्शा लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल साफ सुथरा लग रहा था। काउंटर पर पहुंचते ही बुआ ने कागजात निकाले और किसी से बात की। फिर एक नर्स आई और हमें एक तरफ ले गई। मैं सुकून में थी क्योंकि बुआ मेरे साथ थी। कमरे में दाखिल होने से पहले बुआ ने मेरा हाथ पकड़ा। बस कुछ टेस्ट होंगे जो हमेशा ही होते आ रहे हैं, घबराना मत। कमरे के अंदर डॉक्टर पहले से मौजूद था।
एक ठीक ठाक उम्र का आदमी, चश्मा लगाए, सफेद कोट पहने और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। बुआ ने डॉक्टर के कान के पास जाकर कुछ कहा जो मैं सुन नहीं सकी। डॉक्टर ने सिर हिलाया और फिर मेरी तरफ देखकर बोला, यहाँ बैठ जाइए। मैं सोफे पर बैठ गई। उसने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और कुछ सवाल पूछे। फिर उसने कहा, एक इंजेक्शन लगाना है, खून के टेस्ट से पहले ये जरूरी है। मैंने अपना बाजू आगे कर दिया। फिर एक सुई चुभी और फिर जैसे दुनिया धुंधली होने लगी। कुछ सेकंड में ही सब कुछ धुंधला सा बन गया था। आंख खुली तो सिर के पीछे बहुत तेज दर्द उठ रहा था। मेरे आसपास सब कुछ हिल रहा था, जैसे जमीन नहीं पानी की छत हो। आंखों के सामने लकड़ी की दीवारें थीं, छत पर लोहे की कॉल और एक बल्ब जो धीरे धीरे झूल रहा था। कमरे में नमी और बदबू का घुटन भरा एहसास था। मैंने उठने की कोशिश की, मगर शरीर जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। बाजू पर सुई का निशान बना हुआ था। हाथों में कमजोरी थी और सांस भी मुश्किल से आ रही थी। मेरे पैरों से जूते गायब थे और पहने हुए कपड़े भी बदले जा चुके थे, जो ढीले और कुछ अजीब से लग रहे थे, जैसे किसी अस्पताल या फिर कैद खाने की ड्रेस हो। कमरे में कोई भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जहां से समंदर का नीलापन झलक रहा था। मैं रेंगते हुए उसके करीब पहुंची। नीचे पानी था, गहरा, खामोश और ना खत्म होने वाला। दूर दूर तक सिर्फ नीला रंग दिख रहा था और कुछ चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मेरे दिल में सबसे पहला ख्याल ये आया कि मैं जमीन पर नहीं हूँ, मैं किसी बाहरी जहाज पर हूँ। दरवाजे पर लोहे की सलाखें थीं, बाहर से ताला लगा था। कमरे के बाहर धीमी आवाज आ रही थी, कोई अजनबी भाषा में बात कर रहा था। कुछ बोलियां ऐसी थी जिन्हें मैं समझ नहीं सकी। कुछ हंसी की आवाजें थीं, कुछ भारी कदमों की। फिर अचानक दरवाजा खुला। एक अजनबी औरत अंदर आई, ठीक ठाक उम्र की। उसका रंग सांवला था, चेहरा गोल सा। हाथ में एक थाली थी जिसमें 2 रोटियां, थोड़ा सा पनीर और एक बोतल में पानी था। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई, बस चुपचाप मेरे सामने रख दिया और बोली, खाओ। आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी। मैंने कहा, मैं कहाँ हूँ? मैं घबराकर पूछ बैठी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? वो मुड़ी और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी भलाई इसी में है कि ज्यादा सवाल जवाब ना करो। फिर दरवाजा दोबारा बंद हो गया। उसके साथ ही बाहर से कुछ और लोगों की आवाजें आने लगी। मैं थाली को देर तक घूरती रही, मगर भूख का एहसास कहीं गायब हो चुका था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये कौन लोग हैं? मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? क्या मुझे बेच दिया गया है? अगले कुछ घंटे सन्नाटे में गुजरे। मैं दीवार से लगकर बैठी रही। मन में सिर्फ धुंधलापन था। दिन कब गुजर गया और रात कब आ गई, इसका अंदाजा ही नहीं हुआ। फिर कुछ देर बाद बाहर से शोर सुनाई दिया। कोई नई लड़की चीख रही थी। मैं दरवाजे के पास गई तो आवाजें साफ सुनाई देने लगीं। जाने दो मुझे, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज। उसके बाद एक तेज आवाज आई, जैसे किसी को धक्का दिया गया हो। कुछ समय के बाद उसकी चीखें और चिल्लाहटें बंद हो गईं। अगले दिन या शायद रात का वक्त था, मुझे अंदाजा नहीं था। 3 आदमी आए, दरवाजा खोला। उनमें से एक लंबा और सांवला था, दूसरे 2 के हाथ में कागज और फाइलें थीं। उठो, चलो हमारे साथ। मैंने घबराकर पूछ बैठी, कहाँ ले जा रहे हो? बस चुपचाप साथ चलो, ज्यादा सवाल मत करना। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर खड़ा कर दिया। मेरी टांगें थरथरा रही थी, मगर उन्होंने मुझे सहारा देने के बजाय घसीटते हुए बाहर निकाला। लंबी और तंग राहदारी, जंग लगी दीवारें, हर कुछ कदम पर सलाखों से बंद दरवाजे। रास्ते में मुझे और लड़कियां नजर आईं, सब जवान थीं, सारी की सारी डरी सहमी हुई। कोई हाथ बांधे बैठी थी, कोई आंखें बंद किए लेटी हुई। मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। वहां कुछ टेबल थी, एक कंप्यूटर और वो आदमी जो मेरी फाइल देख रहा था। उम्र 21 साल, शादीशुदा। हाँ, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, मार्केट वैल्यू ठीक है। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाई, सिर्फ वो शब्द मार्केट वैल्यू मेरे दिमाग में अटक गया। उन्होंने मुझे दोबारा कमरे में वापस छोड़ दिया। जाते जाते उनमें से एक ने दरवाजे पर मौजूद सलाखों पर जोर से हाथ मार कर कहा, आज रात पहरा बहुत सख्त होगा, तैयार रहना। तैयार? भला किस चीज के लिए? मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, जैसे शरीर ने हर एहसास को शून्य कर दिया हो। मैं बस बैठ गई, हाथों में चेहरा छुपाकर। फिर मुझे वो दिन याद आया जब मैं अपनी बुआ के साथ अस्पताल गई थी। तब शायद मेरी किस्मत नहीं बदली थी, बल्कि मेरी कीमत लगाई जा रही थी। फिर याद आया उनका कहना था,
ये मेरी जिम्मेदारी है। ये उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बेच देना। मेरे सवाल का जवाब साधारण था, मगर उसका सच बहुत भारी था। हाँ, मुझे बेचा गया था। कमरे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। अब तो ये रोज का हो चुका था। दिन में 2 या 3 बार कोई आता, पानी या रोटी फेंक कर चला जाता, मगर आज कदमों की रफ्तार कुछ अलग ही सुनाई दे रही थी, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में हो। दरवाजा खुला, 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक वही था जो पहले दिन मेरी फाइल देख रहा था। बाकी 2 के चेहरे नए थे। एक ने खामोशी से मेरी तरफ एक लिफाफा बढ़ाया, फिर तीनों बिना कुछ कहे वहां से वापस मुड़ गए। दरवाजा बंद हुआ, फिर वही अजीब सी आवाजें। मैंने लिफाफा हाथ में लिया, उंगलियों से खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, नीली कलम से लिखी हुई। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई, आंखें कागज पर जम गईं, मगर जो शब्द लिखे थे वो दिल पर छुरियों की तरह उतरते चले गए। हेलो, मुझे पता है कि तुम ये पढ़कर सदमे में आ जाओगी, मगर अब मेरे पास तुमसे छुपाने को कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हें अब सब कुछ सच जान लेना चाहिए। मेरी माँ यानी तुम्हारी बुआ लंदन में बहुत बीमार थी। उनके इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इतने कि मेरे बस के बाहर थे। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल चाहा कि अब आगे पढ़ना बंद कर दूं, लेकिन हाथ रुक नहीं पाए। ये वो वक्त था जब हमें एक मौका दिया गया, एक ऐसा रास्ता जिससे हमें पैसे भी मिलते और तुम्हारा नाम भी छुपा रहता। माँ ने कहा वो बहुत अच्छी है, शरीफ है, और सबसे बड़ी बात उसके लिए पूछने वाला भी कोई नहीं है। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। मैं आगे शब्द पढ़ने ही जा रही थी, लेकिन जैसे हाथ इनकार कर रहे थे। मैंने तुम्हें बेच दिया। ये लिखना आसान नहीं है, लेकिन सच यही है। मैंने तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिए हैं और तुम्हें भेज दिया है। अब तुम आजाद हो। इस कैद में अब तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। तुम्हारी कीमत लगी और बहुत अच्छी लगी। ये जुमला आखिरी कतरा था। बस थैंक यू कहना था तुमने। मेरी माँ की जान बचा ली। तुम्हें शायद मुझसे नफरत हो रही होगी, मगर सच कहूँ, मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं हुई थी। तुम सिर्फ एक समाधान थी, एक सौदा। चिट्ठी मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मैं देर तक दीवार से टिककर बैठी रही। बाहर समंदर की आवाज आ रही थी, जैसे वो भी मेरे हाल पर मातम कर रहा हो। कमरे की हवा कुछ भारी हो गई थी। रोशनदान से आने वाली रोशनी भी अब धीमी पड़ चुकी थी। वो चिट्ठी जो मेरे हाथ में थी अब एक रसीद लग रही थी, मेरी बर्बादी की कानूनी रसीद। रात गए किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दरवाजा खुला, एक लड़की अंदर दाखिल हुई। वो शक्ल से बंगाली लगती थी, बाल उलझे हुए, कपड़े भी अजीब से। तुमको भी चिट्ठी दी गई? उसने पूछा। मैंने सर हिला दिया। मेरे पति ने तो वीडियो भेजा था, उसमें वो हंस रहा था, कह रहा था बचपन की दोस्ती का कर्ज उतारा है, तुझे बेचकर अपना वादा पूरा किया है। वो हंसने लगी, बेआवाज, जैसे हंसी नहीं पागलपन हो। मैंने उससे पूछा, ये सब कब तक चलेगा? वो बोली, जब तक हम बिकने के काबिल हैं, फिर हमें फेंक दिया जाएगा। अगले 3 दिन में लड़कियों को ले जाया गया। एक लड़की ने विरोध करने की कोशिश की तो उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश हो गई। उसे घसीट कर ले जाया गया। बाकी सब पत्थर बनी बैठी रहीं, जैसे हर किसी को अपनी बारी का इंतजार हो। दोपहर के वक्त दरवाजे के नीचे से एक नई चप्पल फेंकी गई। उस पर मेरा नाम लिखा था, साथ में एक यूनिट नंबर भी। मैंने चप्पल नहीं पहनी। मुझे सिर्फ अपना नाम देखकर यह एहसास हुआ कि अब मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक यूनिट हूँ। शाम को एक आदमी आया, सफेद वर्दी में, हाथ में फाइल। उसने कहा, तैयारी रखो, कल सुबह तुम्हें शिफ्ट करना है। कहाँ? मैंने पूछा। वहीं जहाँ तुम्हारी कीमत के मुताबिक जगह होगी। फिर वो चला गया। सुबह होने से पहले ही मुझे जगह दिया गया। 2 मर्द कमरे में आए। एक के हाथ में वर्दी जैसे कपड़े थे, दूसरे के हाथ में छोटा सा बैग। उन्होंने कहा, ये लो, पहन लो। कोई सवाल नहीं। वो दरवाजे पर इस तरह खड़े हो गए जैसे अगर मैं मना करूं तो जबरदस्ती करेंगे। मैं खामोशी से वो ड्रेस पहन ली। सर पर नकाब डाला गया जो आधे चेहरे को ढक रहा था। बैग में मेरे वही पुराने कपड़े थे जो शायद पहले दिन बदल दिए गए थे, एक कोने में दबे हुए, जैसे मेरा अतीत अब एक बोझ हो गया हो। कुछ ही देर के बाद मुझे एक कश्ती में बिठाया गया। 3 और लड़कियां साथ में थीं, सब चुपचाप। कश्ती कुछ घंटे चली, फिर एक बंदरगाह पर उतारा गया। वहां पहले से एक वैन मौजूद थी। दुबई की सड़कों पर वो वैन चलती रही। खिड़की से बाहर देखने की हमें इजाजत नहीं थी। वैन में एक और औरत भी थी जो बार बार कह रही थी, चुप रहना,
यहाँ कोई सवाल नहीं करना। कई घंटे बाद एक बड़ी सी इमारत के सामने गाड़ी रुकी। बाहर से आम सा होटल लगता था, मगर अंदर एक और ही दुनिया थी। स्वर्ग जैसा कालीन, शीशे की लिफ्ट, चमकते हुए फर्श और एंट्रेंस पर 3 अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग। हमें पीछे के दरवाजे से ऊपर ले जाया गया। एक लंबा रास्ता जहाँ दरवाजों पर नंबर लिखे थे, मगर कोई नाम नहीं। मुझे कमरा नंबर 408 दिया गया। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन बेरंग। एक बेड, एक कुर्सी, एक अलमारी। दीवार पर एक कैमरा लगा हुआ था, बिल्कुल कोने में। ये क्या है? मैंने दरवाजा बंद करने वाले से पूछा। सिक्योरिटी, यहाँ हर चीज की मॉनिटरिंग होती है। फिर वो हंसकर बोला, जैसे तुम्हारे सुलूक की। फिर दरवाजा बंद किया और चटकनी लगा दी। शाम तक कोई नहीं आया। फिर अचानक इंटरकॉम बजा। एक आवाज आई, कमरा नंबर 408 तैयार रहो, विजिटर आ रहा है। मैं चौंक गई। विजिटर? किस लिए? थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक अरब शख्स अंदर आया। उम्र करीब 40, सफेद कपड़े, सोने की अंगूठियां और एक महंगा सा परफ्यूम। एक लम्हे के लिए वो रुका, मुझे सर से पांव तक देखा, फिर बोला, इसे मेरे कमरे में भेजो। फिर वो मुड़ा और बाहर चला गया। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक ने मुझसे कहा, चलो, ज्यादा वक्त बर्बाद मत करो। मैंने कदम पीछे खींचे। कहाँ? क्यों? यहाँ क्यों? इजाजत नहीं है यहाँ पर। इनकार की। तुम्हें वहीं जाना है जहाँ बुलाया जाएगा। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, नहीं। गार्ड आगे बढ़ा, मेरा बाजू पकड़ा और कहा, समझदारी इसी में है कि चुपचाप साथ चलो। अगर शोर किया तो अगली फ्लाइट में बांग्लादेश भेज दी जाओगी। मैं मजबूर होकर उसके साथ चलने लगी। वो मुझे होटल के एक और फ्लोर पर ले गया, जहां पर दरवाजे की पट्टी पर लिखा था VIP स्वीट। दरवाजा खुला, मैं अंदर दाखिल हुई। वही अब आदमी सोफे पर बैठा था, एक हाथ में सिगार, दूसरे में मोबाइल। मेरी तरफ देखे बिना बोला, तुम भारत से हो? मैंने सिर हिलाया। आवाज नहीं निकली। चलो अच्छा है, पर सुकून और खामोश। मुझे खामोश लड़कियां पसंद हैं। फिर उसने घंटी बजाई। एक नौकर आया और उसने अरबी में कुछ कहा। नौकर मेरे लिए एक ड्रिंक ले आया, शायद जूस। पियो, तुम्हारा दिन लंबा गुजरा है। मैंने गिलास हाथ में लिया, मगर पिया नहीं। शेख ने हंसते हुए कहा, पहली बार हो, कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी। मैंने उस दौरान सिर्फ एक काम किया, गिलास जमीन पर फेंक दिया। मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे आदत बना लिया जाए। शेख खड़ा हुआ और गार्ड को बुलाया, इसे नीचे वापस लेकर जाओ, यह अभी तैयार नहीं है। मुझे दोबारा कमरा नंबर 408 में वापस लाया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। अगले दिन एक और लड़की आई, वो भी भारतीय थी। हमने कुछ देर खामोशी में वक्त गुजारा। फिर वो बोली, यहाँ रहना है तो समझौता करना पड़ेगा। जिसने मुंह खोला वो अगले जहाज में होती है, पता भी नहीं चलता कहाँ गई। मैंने पूछा, कोई बचा है यहाँ से? सुना है एक लड़की दुबई पुलिस तक पहुंच गई थी, मगर उसके बाद वही पुलिस वाले गायब कर दिए गए। हमने खिड़की से बाहर देखा। नीचे एक स्विमिंग पूल था और कुछ लड़कियां तैराकी कर रही थीं, वही यूनिफॉर्म में, वही बेजान चेहरों के साथ। ये होटल नहीं, बाजार है। यहाँ सब कुछ बिकता है, बस कीमत तय होना बाकी होती है। वो लड़की बोली और फिर खामोश हो गई। रात को दरवाजे के नीचे एक पर्ची फेंकी गई। उस पर लिखा था, तुम्हारा अगला ग्राहक 8 बजे पहुंचेगा, तैयार रहो। मैंने पर्ची को देखा और दिल ही दिल में फैसला किया, मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। ये अंधेरे हमेशा नहीं रहते। उसी दिन होटल में कुछ गैर मामूली हलचल थी। स्टाफ तेजी से इधर उधर भाग रहा था। दीवारों पर लगी लाइटें साफ की जा रही थी। लॉबी में नए फूल लगाए जा रहे थे। कमरे के बाहर एक गार्ड ने आकर सिर्फ इतना कहा, आज कोई खास मेहमान आ रहा है, सब अलर्ट रहो। मैंने खुद से सवाल किया, खास मेहमान का हमसे क्या लेना देना? लेकिन सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं था। शाम को दरवाजा खुला। एक नई पोशाक लाई गई, सफेद और नीले रंग की, खूबसूरत लेकिन साधारण। उसके साथ एक नोट था, ये पहनो, आज तुम्हें नीचे बुलाया जा सकता है। मैंने उस ड्रेस को वहीं रख दिया। किसी नोट या आदेश की अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैं वही पहन रही थी जो मेरे शरीर पर था। 8 बजे के करीब इंटरकॉम बजा, कमरा नंबर 408 तैयार हो जाओ, विजिटर तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कुछ नहीं कहा, खामोशी से दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। दरवाजा खुला। गार्ड ने मुझे नीचे ले जाने का इशारा किया। मैं उनके साथ लिफ्ट में सवार हुई। लिफ्ट का शीशा साफ था और नीचे जाते हुए पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह से देखा। सूखा हुआ चेहरा, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, और वो चेहरा जो अब
अपना नहीं लगता था। लॉबी में पहुंचे तो वहां काफी लोग थे, सबकी नजरें व्यस्त, कोई किसी से बात कर रहा था, कोई लैपटॉप पर झुका हुआ था। उन सब में एक लड़का बिल्कुल अलग खड़ा था, ऊंचा कद, बादामी रंग, काले कपड़े और हाथ में एक फाइल। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तुरंत सन्न रह गया। उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई और आंखें मुझ पर जम गईं। गार्ड ने इशारा किया, यही है, देख लो। वो मेरे पास आया, बहुत धीरे से, जैसे किसी सपने की तरफ बढ़ रहा हो। ये तुम हो? उसने धीरे से कहा, जैसे खुद से पूछ रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। मेरा नाम रोहन है, वो बोला। मैं दुबई में एक टेक्सटाइल बिजनेस का मालिक हूँ। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, मगर जैसे ही तुम्हें देखा वो रुक गया। फिर जेब से तस्वीर का एक फ्रेम निकाला और मेरे सामने रखा। ये देखो। तस्वीर में एक लड़की बच्चों के साथ खेल रही थी। कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, हंसती हुई, बाल बिखरे हुए, और वो चेहरा वही मेरा चेहरा था। ये तस्वीर 2 साल पहले इंडिया के एक गांव में ली गई थी। वहां मैं बिजनेस के सिलसिले में गया था। तब मैंने ये तस्वीर ऐसे ही ले ली थी, लेकिन बाद में ये मेरी हर फाइल, हर लैपटॉप, हर एल्बम का हिस्सा बन गई। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और जैसे याद आया वो दिन जब मैं बच्चों को खेलना सिखा रही थी। तब जिंदगी साधारण थी, भले ही मुश्किल थी, मगर आजादी थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वही चेहरा एक दिन यहाँ इस हालत में, इस जगह पर देखूंगा। फिर उसने इधर उधर देखा और धीरे से आवाज में बोला, यहाँ सब ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, मगर मुझे ये भी मालूम है कि अगर मैं कुछ ना करूं तो शायद तुम कल तक यहाँ ना रहो। मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहां खौफ भी था, हमदर्दी भी, और कुछ और। शायद वही एहसास जो बरसों पहले मेरे बाप की आंखों में होता था, जब वो काम से आकर मुझे अपनी गोद में बिठाता था। तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं धीरे से बोली। ये जगह सिर्फ शरीर मांगती है, आवाज नहीं सुनती। मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा, उसने अटल लहजे में कहा। मुझे पता है यहाँ और भी लड़कियां हैं। मैं पुलिस से बात करूंगा, मीडिया में आवाज उठाऊंगा। तुम बस हिम्मत मत हारना। उसी पल एक गार्ड पास में आया। वक्त पूरा हो गया है, चलिए। रोहन ने तुरंत एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। इस पर मेरा नंबर है, जैसे ही मौका मिले फोन करना या कोई मैसेज भेजना। अगर कुछ ना कर सको तो किसी को ये दे देना, मैं समझ जाऊंगा। मैंने कार्ड ले लिया और बगैर कुछ कहे दोबारा लिफ्ट में चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर जब दरवाजा बंद हुआ तो मैं कार्ड को देखती रही। रोहन खन्ना, डायरेक्टर, रमन टेक्सटाइल, यूएई। ये कोई सपना नहीं था। पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई बाहर वाकई मेरी हालत को समझ पाया है। उस रात सोने से पहले मैंने वो कार्ड अपने तकिए के नीचे रख दिया और बरसों बाद पहली बार दिल से एक सच्ची प्रार्थना निकली। अगले दिन वो दोबारा आया, मगर इस बार ना किसी विजिटर कार्ड के साथ, ना गार्ड के साथ। एक नौकर ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। नीचे जाना है, मेहमान आए हैं। दिल में हल्की सी उम्मीद जगी। मैंने धीरे से कार्ड जेब में रखा और गार्ड के साथ नीचे चली गई। लॉबी में पहुंचकर देखा वो वहीं खड़ा था, रोहन। इस बार उसकी आंखों में कल जैसा एहसास नहीं था, एक फैसला था। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। मैं समझ गई वो अब कुछ कर चुका है या करने वाला है। हमारी आंखें मिली ही थी कि होटल की पिछली तरफ अचानक एक शोर हुआ। लोग भागते हुए लॉबी से गुजरे। एक नौकर ने रिसेप्शन के फोन से कॉल करने की कोशिश की, मगर रोहन ने आगे बढ़कर फोन की तार खींच ली। पुलिस आ रही है, सब कुछ बंद करो, किसी ने अरबी में चिल्लाकर कहा। 2 लम्हों में होटल की फिजा ही बदल गई। दरवाजे बंद किए जाने लगे, गार्ड भागते नजर आए। मैं पीछे हट गई। रोहन ने तुरंत आकर मेरा हाथ पकड़ा। यहीं रहना, कोई भी आए तुम बिल्कुल चुप रहना। वो सीधा बाहर की तरफ भागा। कुछ लम्हे गुजरे थे कि बाहर से गाड़ियों के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज आई। फिर एक जोरदार आवाज, जैसे कुछ टूटा हो। मैं वहीं खड़ी रही। 2 पुलिस वाले अंदर आए, एक के पास कैमरा, दूसरे के पास वायरलेस। उन्होंने सबसे पहले रिसेप्शन के कंप्यूटरों को अपने कब्जे में लिया। 2 लेडी पुलिस ऑफिसर होटल स्टाफ को रोक रही थीं और एक एक कैमरा चेक किया जा रहा था। एक ऑफिसर ने मुझे देखा और आकर पूछा, तुम कहाँ की हो? इंडिया की, मैंने जवाब दिया। नाम? पूनम। उन्होंने मेरी तरफ तस्वीर ली और एक लेडी ऑफिसर को आवाज दी, इसे ऊपर ले जाओ, बाकी लड़कियों को भी निकालो। जब हम ऊपर पहुंचे तो कमरा नंबर 405, 406, 409, 410 खोले जा चुके थे। हर कमरे से एक लड़की निकली, सबकी हालत कमजोर, आंखों में नींद और डर। कमरा नंबर 412 बंद था। दरवाजा खोला गया तो अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक बेड और एक खाली बोतल। एक अफसर ने सर हिलाया, ये जा चुकी है,
शायद सुबह ही। कुछ देर में हम 7 लड़कियां नीचे मौजूद थीं। पुलिस ने सबकी फाइलें निकलवाईं और हमें अलग गाड़ी में बिठा दिया गया। मैंने रोहन को देखा, वो बाहर खड़ा था, मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और होठों से बस इतना कहा, तुम सुरक्षित हो। जब गाड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पहले से 2 औरतें मौजूद थीं। हमें एक एक करके अंदर बुलाया गया। मेरे कमरे में एक टेबल, एक ऑफिसर और एक औरत बैठी थी। क्या तुम्हें यहाँ जबरदस्ती रखा गया था? ऑफिसर ने पूछा। जी, मुझे धोखे से यहाँ लाया गया था। क्या तुम्हें खरीदा गया था? मैंने सर झुकाकर कहा, हाँ। उन्होंने मेरे बयान को लिखा, कुछ तस्वीरें दिखाई जिनमें कुछ आदमी वही थे जो कमरों में आते थे। मैंने पहचान की और दस्तखत किए। एक और लड़की आई, शायद नेपाली। वो बोली, मेरी बहन भी साथ थी, मगर उसे पिछले हफ्ते कहीं ले गए। उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं है। हमें एक कांस्टेबल के हवाले किया गया, जहां कुछ दिनों के लिए हमें सही सलामत रखा जाना था। हम जिस जगह पहुंचे वहां एक बड़े हॉल में हमें एक साथ रखा गया। एक सामाजिक कार्यकर्ता आई और बोली, आप सब में से जो भी अपने देश वापस लौटना चाहते हैं उनके लिए हम ठीक ठाक बंदोबस्त करेंगे, और जो कानूनी कार्रवाई करना चाहता है वो भी मुमकिन है। रात को हम 3 लड़कियां बिस्तर पर लेटी रहीं, खामोश। बाकी 4 को कहीं और भेजा जा चुका था। शायद उनके केस ज्यादा गंभीर थे, या शायद उनके पास कोई पहचान नहीं थी। मैंने रोहन का कार्ड अभी भी संभाल कर रखा था। अगले दिन उसने कांस्टेबल को कॉल किया। मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसे कल होटल से रेस्क्यू किया गया था। कांस्टेबल ने वक्त दिया और वो आया। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, मेरे घर में जगह है। मेरी माँ चाहती है कि तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। मैंने इनकार नहीं किया। किसी के साथ चलना भी एक रिस्क था, लेकिन उसने जो भी किया था उस पर अब मुझे शक नहीं रहा। 3 दिन बाद मैं उसके साथ उसके घर गई, और जब पहली बार किसी दरवाजे पर कदम रखा तो किसी ने कहा, बेटी अंदर आओ, तुम हमारे लिए अमानत हो, बोझ नहीं। वो पहली शाम थी जिसमें अंधेरा नहीं था। जब मैं उसके साथ घर में दाखिल हुई तो पहली चीज जो महसूस हुई वो खामोशी थी। लेकिन ये खामोशी वैसी नहीं थी जो पिछले कमरों में होती थी। यहाँ दरवाजे पर एक छोटा सा मंदिर रखा देखा था। दीवार पर माँ बाप की पुरानी तस्वीरें और आंगन में लगे फूल जो हवा के साथ हिल रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ, ये वही है। वो आ गई। एक 50 से 55 साल की औरत किचन से बाहर आई, हाथ में आटे की महक और आंखों में वो रोशनी जो मन की होती है। उन्होंने मेरे चेहरे पर नजरें टिकाई और कुछ देर खामोशी से देखती रही। फिर आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा, उंगलियां बालों में फेरी और बोली, बेटा अंदर आ जाओ, बाहर धूप में क्यों खड़ी हो? मैंने एक कदम अंदर रखा और उनका हाथ पकड़ा। हाथ में गर्मी थी और दिल में एक अजनबी सा डर, लेकिन उनकी उंगलियों ने जैसे वो डर खींचकर बाहर निकाल दिया हो। कमरा छोटा मगर साफ था। एक सिंगल बेड, एक लकड़ी की अलमारी और खिड़की जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। ये कमरा तुम्हारा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, रोहन ने सामान एक तरफ रखते हुए कहा। तुम्हें यहाँ पूरी तरह से सुकून और आराम मिलेगा। मेरे पापा की यादें इस घर में हैं और हम चाहते हैं कि इस घर में अब सिर्फ अच्छाई हो। उसकी माँ मेरे पास बैठी, मेरे हाथ पकड़े और खामोशी से चेहरा देखती रही, जैसे कुछ जानने की कोशिश कर रही हो, बिना पूछे। उनकी आंखों में वो सवाल नहीं थे जो बाकियों की नजरों में होते हैं, बस एक इच्छा थी कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूं। बेटा, तुम खाना खाओगी? मैं दाल चावल बना रही थी। उन्होंने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिलाया, आवाज नहीं निकली। फिर वो किचन की तरफ चली गई। रोहन खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, कभी कभार इंसान को आवाज नहीं, मलहम चाहिए होता है। मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना नहीं चाहती, बस संभलना चाहती हो। ये काफी है अभी। मैं बेड पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखा। नीचे सड़क थी, आम सी। बच्चे खेल रहे थे। एक औरत सब्जी वाले से भाव तोल रही थी। एक बिल्ली गली के नुक्कड़ पर बैठी थी। ये सब कुछ आम लग रहा था, लेकिन मेरे लिए बहुत अलग था। कुछ देर बाद उनकी माँ ने खाना ट्रे में रखकर अंदर भेजा। बेटा, अपने हाथ से खाओ और पेट भर के खाओ, हम तुम्हें अपनी बेटी समझते हैं। मैंने निवाला मुंह में रखा, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब मुझे बिना किसी कीमत के कुछ मिला था। मैंने खुद से कहा। उनकी माँ मेरे पास आई, मेरा सिर अपनी गोद में रखा और बस इतना कहा, बेटा, भगवान किसी को भी आजमाता है, लेकिन उसका रहम बड़ी चीज है। तुम यहाँ हो, ये उसी की निशानी है। अगले दिन रोहन ने कुछ फाइलें मेरे सामने रखी। ये तुम्हारे दस्तावेज हैं जो हमने पुलिस से लिए थे। तुम अब कानूनी तौर पर आजाद हो। अगर चाहो तो इंडिया वापसी का बंदोबस्त किया जा सकता है।
या फिर यहाँ रहकर नए कागजात के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर कहा, मैं वापस इंडिया जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे पापा हैं और शायद अभी भी मुझे अपनी बेटी समझते हैं। उसने सिर हिलाया। ठीक है, हम सब साथ जाएंगे। अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे। मैं रोजाना रोहन की माँ के साथ किचन में वक्त बिताती, कभी उनकी बातें सुनती, कभी छोटे मोटे काम करती। मैं उनके साथ पूजा पाठ भी करती। वो मुझे आशीर्वाद देती। एक शाम रोहन ने आकर कहा, माँ चाहती है कि तुम अपने गांव फोन करो, बात करो अपने पापा से। मेरे हाथ कांपने लगे। इतने सालों बाद क्या वो मेरी आवाज पहचानेंगे? रोहन ने मोबाइल मेरे हाथ में दिया। मैंने नंबर मिलाया। दिल जोर से धड़क रहा था। 5 बार घंटी गई। फिर किसी ने फोन उठाया। पापा, मैं पूनम। फिर खामोशी। मैं बोल रही हूँ, पूनम। कई लम्हे गुजरे, फिर आवाज आई, रोती हुई, टूटी हुई। मेरी बच्ची पूनम, तू जिंदा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। आवाज न निकल सकी। तू जिंदा है? भगवान तेरा शुक्र है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि तू कभी वापस आएगी। मैंने फोन बंद नहीं किया, लेकिन कुछ देर दोनों तरफ खामोशी रही। ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज्यादा बोलती है। उसी रात मैं छत पर गई, आसमान देखा और दिल ही दिल में एक वादा किया, अब मैं कभी खुद को बिखरने नहीं दूंगी। ये घर, ये लोग, बिना किसी कीमत के मोहब्बत करने वाले लोग मेरे नसीब का वो हिस्सा थे जिस पर अब तक पर्दा पड़ा था। जब इंडिया वापसी की तारीख तय हुई तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन दिल में एक खालीपन था जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। दिन के वक्त मैं सबके बीच हंसती, काम में लगती, रोहन की माँ के साथ वक्त बिताती, लेकिन रात जैसे ही आती सब कुछ बदल जाता। नींद जाती, लेकिन सुकून नहीं था। सोने की कोशिश करती तो वही कमरा, वही चेहरे, वही आवाजें मेरे दिमाग में गूंजने लगती। सपनों में कभी वो अरब शेख होता, कभी वो दरवाजा जिस पर मेरा नाम लिखा था। अक्सर ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मैं बोल नहीं पा रही। एक रात अचानक मैं चीख कर उठी। सांस फूल रही थी, पसीने में भीगी हुई थी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मैं बेड से उतरकर कमरे के कोने में गई, घुटने सीने से लगाकर खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन आंखें बंद करते ही वही सब दोबारा लौट आता। दरवाजा खुला। रोहन हाथ में पानी का गिलास लेकर अंदर आया, मेरे पास आकर बैठा और गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। पियो, आराम से सांस लो। मैंने खामोशी से गिलास पकड़ा, 2 घूंट पिए, हाथ कांप रहे थे। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर धीरे से बोला, पूनम, तुम रात को जगती हो, हमें पता है। मैंने सिर झुका लिया। ये सब वक्त के साथ खत्म नहीं होता, लेकिन अगर तुम इसे दिल से ना निकालो तो सारी जिंदगी चलता रहता है। तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो इसे रोने में निकाल दो, या फिर तुम चाहो तो इसे दोबारा जीने में लगा दो। मैंने पहली बार उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसी रात फिर सपना आया, मगर मैं ठीक रही। उठकर खामोशी से पानी पिया और वापस लेट गई। दरवाजा नहीं खुला। शायद रोहन जा चुका था, मगर उसने मेरी खामोशी पर भरोसा किया। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ गांव चलो, तुम्हारे पापा से मिलेंगे। अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकते। मैंने सवाल किया, अगर मैं उनसे मिली और वो मुझे दोबारा से अपना नहीं पाए तो भी तुम्हें अपना हक अदा कर दिया है, बाकी फिर उनकी मर्जी है। मैंने हामी भर ली। घर छोड़ने से पहले रोहन की माँ ने मुझे एक लाल दुपट्टा दिया जिस पर कढ़ाई हुई थी। ये मेरी शादी के वक्त का है, तुम्हें दे रही हूँ। जहाँ भी जाओ सर पर रखना, ये इज्जत की निशानी है। मैंने दुपट्टा पकड़ा, दिल में एक परत सी खुलती महसूस हुई। कुछ दिन के बाद हमें रवाना होना था। मैं रोज रात को सोती तो कोशिश करती कि अब मेरी चीख ना निकले, नींद में दबी आवाजों को मैं पी जाऊं। रोहन अभी भी अक्सर जागता था, लेकिन खामोशी से, जैसे वो जानता हो कि मैं खुद से जंग लड़ रही हूँ और उसे सिर्फ पास रहने की जरूरत है, समझने की नहीं। रातें अभी भी गहरी थीं, मगर सुबह की उम्मीद अब रोशनदान से झांकने लगी थी। सफर की तैयारी पूरी हुई तो रोहन ने खामोशी से मुझे वो बैग दिया जिसमें मेरे असली कपड़े, पहचान पत्र और कुछ कागजात थे। मैंने बैग को पकड़ा और कुछ देर तक बस उसे देखती रही। मेरे हाथों में वो सबूत था कि मैं अब दोबारा खुद को पहचान सकती थी, अपने नाम से, अपनी पहचान से। कई महीने गुजर चुके थे उस दिन को जब मैं बिना मर्जी के, बिना इरादे, खाली दस्तावेज बनकर किसी कमरे में जागी थी।
सफर का आगाज दुबई एयरपोर्ट से शुरू हुआ। रोहन ने बोर्डिंग पास मेरे हाथ में रखा और बोला, ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। इस पर तुम्हारा नाम है, किसी और का नहीं। प्लेन की खिड़की से बाहर बादलों को देखते हुए मुझे वो लम्हे याद आए जब मैंने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि वापस जा पाना अब मुमकिन होगा। अब जहां वो करीब था, जब दिल जैसे रुकने लगा था। रोहन बराबर वाली सीट पर बैठा था, मगर हमने ज्यादा बात नहीं की। सफर में अक्सर खामोशी ही सबसे ज्यादा बोलती है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब हम उतरे तो धूप धुंधली थी और हल्के बादलों वाली फिजा में ठंडक ने मेरा स्वागत किया। मेरे पैर जमीन पर पड़े तो एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे मैं बरसों बाद जमीन पर चल रही हूँ, जैसे मेरी हड्डियों को दोबारा अपना वजूद याद आ रहा हो। गाड़ी रोहन का पुराना ड्राइवर चला रहा था। वो रास्ते में मुझे गांव की जानकारी देता रहा। नई सड़कें बनी हैं, मोहल्ले में ये स्कूल खुल गया है और तुम्हारे पापा इतने बूढ़े हो गए हैं कि रोज थकान से बैठ जाते हैं मंदिर के सामने बेंच पर। जब हम गांव के बाहर पहुंचे तो मैं खिड़की से जाकर वही पेड़, वही कच्चे रास्ते, वही मिट्टी की खुशबू, बचपन का मंजर एक एक करके आंखों के सामने आने लगा। लेकिन दिल में एक डर था, पापा का व्यवहार किस तरह का होगा अगर उन्होंने मुझे देखते ही दरवाजा बंद कर दिया। अगर वो ये कहने लगे कि तुम मेरी बेटी नहीं हो तो फिर क्या होगा। गली में पहुंचकर गाड़ी रुकी। मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी कि रोहन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। याद रखो, जो तुम्हें पहचानने से इनकार करे वो तुम्हारी सच्चाई को मिटा नहीं सकता। मैंने दरवाजा खोला और धीरे से बाहर कदम रखा। घर वही था, मिट्टी की दीवारें, लोहे का पुराना दरवाजा, ऊपर कच्ची छत पर लटकती ईंटों वाली कपड़े की रस्सी। दरवाजे पर दस्तक दी, कोई आवाज ना आई। एक और दस्तक दी, फिर दरवाजा खुला और अंदर से मेरी छोटी बहन निकली, जो अब बड़ी हो चुकी थी। वो पहले एक पल को रुकी, फिर आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। पूनम दीदी। मैंने आंखों में आंसू लिए हाँ में सिर हिला दिया। वो पीछे हटी और चीखती हुई अंदर गई। पापा। पूनम दीदी वापस आ गई। मैं अंदर दाखिल हुई। आंगन में पुरानी लकड़ी की कुर्सी, चूल्हे के पास रखी मिट्टी की हांडी और एक कोने में बैठे पापा। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, आंखों से आंसू बहने लगे। कदमों में जान नहीं रही थी। मैं पापा के सामने पहुंची ही थी कि वो खुद फर्श पर बैठ गए। दोनों हाथ उठाकर मेरे पैर पकड़ लिए। बेटी, मैंने तुझे विदा किया था लाश समझकर, मगर तू जिंदा लौटी है। मेरे आंसुओं का बहाव रुक नहीं रहा था। मैं झुककर अपने पापा के कंधे से लगी और वो मुझे सीने से लगाए रोते रहे। घर के बाकी लोग इकट्ठे हो चुके थे। कोई दरवाजे के पास खड़ा हैरानी से देख रहा था, कोई चुपचाप खिड़की से झांक रहा था। रोहन एक तरफ खामोश खड़ा था, जैसे ये लम्हा सिर्फ हमारा हो। पापा ने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ, कहाँ रही थी तुम इतने दिन? मैंने सिर्फ इतना कहा, पापा जिंदा थी, बस दूर थी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। तू मेरे लिए मरकर भी जिंदा थी। मैं रोज प्रार्थना करता था कि या तो तेरी खबर आ जाए या फिर तू ही आ जाए। आज भगवान ने दोनों ही दे दिया। रोहन कुछ लम्हों के बाद आंगन से निकल गया। शायद उसने महसूस किया कि अब मेरे और पापा की बातों को प्राइवेसी की जरूरत है। उस रात मैंने वही कमरा दोबारा देखा जहां बचपन में सोई थी। वही बिस्तर, वही दीवार पर पुरानी घड़ी जो अभी भी बंद थी। मैंने पापा से पूछा, क्या आपको लगा था कि मैं वापस आऊंगी? मैंने कभी उम्मीद ही नहीं छोड़ी, वो बोले, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहा। बस दिल में यकीन रखा, भगवान जैसे ले जाता है वो वापस भी ला सकता है। अगले दिन मोहल्ले में बात फैल गई। लोग देखने आने लगे। कुछ आंखें मोहब्बत से देख रही थी, कुछ सवाल से भरी थी और कुछ बस तमाशा देखने आई थी। लेकिन पापा ने हर एक से साफ कहा, ये मेरी बेटी है, मेरी पूनम, और जिसने इसका साथ दिया वो मेरा बेटा। उनके लहजे में दृढ़ता थी, कोई शक नहीं। रात को रोहन आंगन में बैठा था। मैं चाय लेकर उसके पास गई। थैंक यू, मैंने कहा। किस लिए? उसने सवाल किया। मुझे वापस लाने के लिए। उसने चाय ली और धीरे से कहा, अभी तो सिर्फ लाया हूँ, असली वापसी तो तुम्हारा फिर से जीना है, वो तुम्हें खुद ही करना होगा। पापा के घर लौटे कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बरसों की थकान किसी नरम हाथ ने धीरे धीरे उतारना शुरू कर दी हो। मैं रोज सुबह आंगन धोती, पापा के पुराने गमलों में पानी देती और फिर कमरे में आकर खामोशी से बैठ जाती। ये वही दीवारें थी, वही गांव था, मगर मैं अब वैसी नहीं रही थी जो कभी यहाँ हंसती थी, खेलती थी, सपने देखती थी। अब हर कदम नाप तोल कर रखती थी, जैसे ये जिंदगी मेरी नहीं किसी और की हो और मैं बस एक कर्ज उतारने आई हूँ। लेकिन अब भी कुछ था जो अंदर ही अंदर खटकता था। शायद ये एहसास कि जिसने मेरे साथ इतना बड़ा गुनाह किया वो आज भी आजाद घूम रहा है। जिसने मुझे इंसान नहीं कोई सौदा समझा, मेरी कीमत लगा दी गई।
ये सोचकर ही मेरे अंदर का कोई कोना हर दिन थोड़ा थोड़ा मर रहा था। अगली सुबह रोहन का फोन आया। उसने कहा, पूनम, मुझे पता है कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो अपनी जिंदगी पहले जैसी बनाने की, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गुस्सा तुम्हारे अंदर पल रहा है और अब वक्त आ गया है कि इस गुस्से को खत्म किया जाए और तुम्हारे मुजरिमों को सजा दिलवाई जाए। मैंने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। उसने कहा, तुम्हारी शादी से जुड़े जो भी सबूत तस्वीरें तुम्हारे पास हो सब इकट्ठा कर लो, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया कि क्या होने वाला है और इसी के साथ मेरे अंदर एक नया जोश भरने लगा। कुछ देर बाद रोहन आया। मैंने अपने पास जो भी दस्तावेज, तस्वीरें और सबूत थे वो सब उसे दे दिए। फिर हम दोनों एसपी कार्यालय गए। वहां मैंने एक एक बात बताई, कैसे मेरी बुआ मुझे अस्पताल लेकर गई, कैसे वहां डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और फिर मुझे कुछ याद नहीं रहा। मेरे बयान के आधार पर उसी दिन पुलिस ने उस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया। उसने स्वीकार किया कि अब तक न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी वो इसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन देकर बर्बाद कर चुका है। उसने जिन लोगों से संबंध रखे थे उनके नाम और पहचान भी दे दिए। कई ऐसे लोग थे जो भारत में रहकर इस रैकेट को चला रहे थे और कुछ विदेशों में बसे हुए थे। जब कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और कई लड़कियों को बचा लिया गया तो मेरे अंदर एक सुकून और आत्मविश्वास जागा। धीरे धीरे ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बड़े बड़े न्यूज चैनल और रिपोर्टर इस पर रिपोर्टिंग करने लगे, क्योंकि इसकी शुरुआत मुझसे हुई थी। मेरे इंटरव्यू होने लगे कि कैसे मैंने ये खतरनाक लड़ाई लड़ी। रोहन ने मुझे चेताया, अब तुम किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क के सामने खड़ी हो, जिनके ना जाने कितने चेहरे हैं, और अब जब तुम सामने आ चुकी हो वो लोग तुम्हें पहचानते हैं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच सकते हैं। सावधान रहना होगा। ये सुनकर सच कहूं तो डर नहीं लगा, बल्कि दिल में ठंडक सी उतर गई कि जो कुछ मैंने इतने समय तक सहा उसकी सजा दिलवाने का वक्त अब आ गया है। लेकिन मेरे असली मुजरिम अभी भी बाहर थे। रोहन ने पापा को सब कुछ बताया और उन्हें समझाया कि इस वक्त मेरा अपने घर में रहना खतरे से खाली नहीं है। उसकी बातों पर भरोसा करके पापा ने मुझे उसके साथ एक सुरक्षित जगह पर भेजने की इजाजत दे दी। अब उन्हें रोहन पर भरोसा होने लगा था। और फिर एक वो शाम आई जिसका मुझे न जाने कब से इंतजार था। रोहन मुझे पुलिस स्टेशन लेकर गया। वहां मेरे सामने दो लोग खड़े थे, मेरी बुआ और उनका बेटा बेसलाखों के पीछे थे। पुलिस ने बताया कि वे लोग स्विट्जरलैंड में आराम की जिंदगी जी रहे थे। हालांकि उन्होंने मेरे अलावा किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, क्योंकि वे पेशेवर मुजरिम नहीं थे। उन्होंने मजबूरी में ये सब किया। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, मगर मजबूरी भी किसी और की जिंदगी बर्बाद करने का लाइसेंस नहीं होती, और इसीलिए अब वे अपने गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार थे। अगले दिन ही कोर्ट में पेशी हुई। एक एक करके वे सारे मुजरिम कोर्ट में पेश किए जाने लगे जो इस गुनाह में शामिल थे। मेरी गवाही के बाद और भी लड़कियों ने हिम्मत की। वे सामने आईं और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वे भी अब ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवाना चाहती हैं। धीरे धीरे इंसाफ की इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं रही। हम सबकी गवाही के आधार पर उन लोगों को कड़ी सजा सुनाई गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। मेरी बुआ रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी और दुआएं दे रही थी कि उन्होंने ये सब मजबूरी में किया, लेकिन मैंने उन्हें एक बार भी पलटकर नहीं देखा, क्योंकि गुनाह तो गुनाह होता है, उसके पीछे वजह चाहे जो भी हो। इस वाक्य के बाद मुझे बहुत सारी संस्थाओं, वेलफेयर सोसाइटीज जो महिलाओं और बच्चों के लिए काम करती थीं, वहां बुलाया जाने लगा। वहां लोग मुझसे सवाल करते, तुम कैसे बची और तुमने इस लड़ाई को कैसे लड़ा? मैं कहती, मैं बची नहीं थी, मुझे बचाया गया था, मगर अब मैं दूसरों को बचाने के लिए खड़ी हूँ। जब मैं अपनी कहानी सुनाती तो वहां कई ऐसी लड़कियां होती जो अपनी कहानियों को दिल में दबाकर बैठी थी। उन्होंने बताया कि मेरी भी अगली बारी होने वाली थी। मैं किसी तरह से बची। उनकी आंखों में आंसू देखकर मैं उनके हाथ पकड़ती और कहती, जो हुआ उसकी सजा अब ऐसे लोगों को मिलेगी और अब हमारे जीने की बारी है। मैं हर उस लड़की के लिए आज वो आवाज हूँ जो चुप रही, बिक गई या मार दी गई।
अब मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि अब मैं खुद अपनी कीमत जानती हूँ। और अब मेरी आवाज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सबके लिए है जो सुनना चाहते हैं, या उनके लिए भी जो सुनने से इनकार करते हैं। मुझे महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक बड़ी संस्था से ऑफर मिला कि मैं उनके साथ जुड़ूं और इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। रोहन के मुझे हिम्मत देने के बाद मैं उस संस्थान से जुड़ गई, और आज मैं न जाने कितनी ही ऐसी लड़कियों को बचा चुकी हूँ जो बर्बाद की जा चुकी थीं या फिर बर्बादी की कतार में खड़ी थीं। जिंदगी अब सच में सुकून से गुजर रही थी, और मेरे अंदर का गुस्सा भी अब कहीं खत्म हो चुका था। एक नई पूनम अब खुली हवा में सांस ले रही थी। एक सुबह पापा ने कहा, शाम को अच्छे से तैयार हो जाना, कोई आने वाला है तुम्हें देखने के लिए। ये सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई और सवाल भी उठने लगे। क्या सच में वो आएगा? मैंने पापा से पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी खास नहीं बताया। शाम को 3 गाड़ियां आकर घर के सामने रुकीं। जब मैं गाड़ी से उतरते हुए रोहन को देखा तो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं और आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं शायद सुबह से इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। मैं इसी चेहरे को अपने सामने देखना चाहती थी, लेकिन ये कहने की हिम्मत किसी से नहीं कर पाई थी। रोहन ने मुझे देखा और अपने चेहरे पर हल्की शरारती मुस्कान फैलाई। उसकी माँ मेरे पास आई। उन्होंने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। कुछ रस्मी बातें हुई और शादी की तारीख तय कर दी गई। मेरे लिए काफी सारे गिफ्ट्स लाए गए, जिनमें कपड़े, जेवर और न जाने क्या क्या था। 1 हफ्ते बाद ही शादी थी, बहुत ही साधारण तरीके से। पापा बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी प्यारी बेटी की जिंदगी एक बार फिर से बसने वाली थी। 1 हफ्ते बाद मेरी और रोहन की अच्छे से शादी हो गई। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक दिन मेरी जिंदगी, जो कि नर्क जैसी हो गई थी, आज उसे एक बार फिर से स्वर्ग बनने का मौका मिलेगा। लेकिन ये सब सिर्फ रोहन की वजह से हो पाया और भगवान की कृपा से। शादी के बाद रोहन ने इंडिया में ही रहने का फैसला कर लिया। वो अपना यहाँ का फैलाया हुआ कारोबार संभालता है और दुबई का कामकाज वो महीने में 2-3 बार वहां जाकर देख लेता है। मैं अभी भी अपनी मुहिम से जुड़ी हुई हूँ, जिसने मुझे एक नई पूनम, एक नई पहचान दी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।